जैसे कि जूही ने कहा, हमारे सबसे सीनियर मेंबर है हनीफ साहब जो बीच में बैठे, और उसके बाद हैं जूही जी, उसके बाद मिथिलेश जी, और उसके बाद नेहा शेख। जिन वर्कशॉप्स की हम बात कर रहे थे, एक्चुअली हम सब वर्कशॉप्स की ही देन है। बहुत सालों पहले हनीफ भाई किस साल में वर्कशॉप की थी आपने? 91 में जो वर्कशॉप की थी हनीफ भाई, उसके प्रोडक्ट हैं। और यू वांट टेक दिस? और 1998 में मैंने वर्कशॉप की थी, और मेरे बड़े कई सालों बाद शायद मिथिलेश ने, मानव ने और नेहा ने। सो वी ऑल आर एकजुट थिएटर ग्रुप वर्कशॉप प्रोडक्ट्स। सबसे पहले जो नाटक आपको दिखा रहे हैं वो सक्कूबाई है, जो जिसका जिक्र अभी किया था, जो घरों में बाइयाँ काम करती हैं, उन बाइयों की ज़िंदगी पे बेस करके मैंने जो नाटक लिखा था, उसका ज़्यादातर उनके नाम बिगाड़ के, अगर शकुंतला नाम होता है तो उनका नाम सक्कू हो जाता है, लक्ष्मी होता है तो लक्ष्मी बाई और सक्कू बाई, इस तरह के नाम होते हैं। तो सबसे पहले सक्कू बाई का एक छोटा सा पीस है जो पढ़ रही है नेहा शेख। ये पर्टिकुलर स्पीच नाटक में तब आती है जब सक्कूबाई जिस घर में काम करती है उस घर में पार्टी है, और पार्टी में हर तरह के लोग आते हैं, और सक्कूबाई उनको किस नज़रिए से देखती है, और कैसे सक्कूबाई के थ्रू और उस पार्टी के माहौल में किस लोगों का कैरेक्टर समझ आता है, कौन कितना बड़ा, कौन कैसा, ये स्पीच वो रिफ्लेक्ट करती है। सो ओवर टू नेहा। हेलो, कौन? अच्छा, खन्ना भाभी जी। मेम साहब तो घर पे नहीं है। नहीं, आज तो वो अपनी मम्मी की इधर गई है ना। नहीं, क्यों? मेम साहब अपनी मम्मी के वहाँ जाएगी तो क्या साहब से झगड़ा करके जाएगी? आप ऐसी बातें मुझसे क्यों पूछती है? मेम साहब से पूछो ना डायरेक्ट। तुम फ़ोन रखो, मैं रखती है। साली जाड़ी, बड़ी चालू औरत है ये। पार्टी में आएगी तो आधा खाना तो खुद ही खा जाएगी। टेस्टी, वेरी टेस्टी, सीधा किचन में घुस जाएगी। कंचे के बराबर तो जूड़ा बना के आती है। कंचा क्या, वो लखोटी हमारे गांव में बच्चे लोग खेलते हैं ना, उसके बराबर उस पे गजरा चिटका के आएगी। पार्टी में 10 बार तो पल्लू गिराती है कि देखो हमारे पास है। अरे वो तो सबके पास है, भगवान ने सबको दिया है, किसी को छोटा तो किसी को बड़ा, इसमें दिखाने का क्या? एक बार तो उसने कमाल ही कर दिया। हमारे घर में पार्टी चल रही थी, वो क्या है ना कि हमारे साथ पार्टी देते रहते हैं, तो बाहर के बाथरूम में कोई गया था तो ये मेम साहब के बाथरूम में घुस गई। उसी समय मैं बाथरूम में टॉवेल लेने घुसी तो मैंने देखा कि ये मेम साहब की मेकअप वाली टेबल की दराज में से कुछ निकाल कर अपने पर्स में रख रही है, और मुझे देखकर एकदम सीधी हो गई और कहने लगी, सक्कू भाई वो टिश्यू, हाँ टिश्यू पेपर ढूंढ रही थी। मैंने कहा मेम साहब टिश्यू तो आपके सामने रखा है, यहाँ पर भी टिश्यू है, हॉल में भी टिश्यू है, सब जगह टिश्यू ही टिश्यू है। तो थैंक यू सक्कू भाई, थैंक यू। मुझे शक हुआ, मैं सीधी मेम साहब के पास गई और एक कोने में ले जाकर उन्हें बताया, तो मेम साहब बोली, नहीं सक्कू तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने बोला मेम साहब पहले आप चलकर अपनी मेकअप वाली दराज चेक कर लो। वो फिर भी नहीं मानी। मैंने कहा देख लो, फिर बाद में मत बोलना। मेम साहब ने जाकर मेज चेक की तो उनकी हीरे की अंगूठी वहाँ नहीं थी। मेम साहब ने अंगूठी पार्टी में पहनने के लिए निकाली थी पर नहीं पहनी, वहीं रख दी। मेम साहब ने साहब को अंदर बुलाया तो साहब बोले, नो पूजा, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने कहा देख लो साहब, हो गया। मैं अकेली काम करने वाली, बात तो मुझ पर ही आएगी ना। कुछ भी हो, चोर तो हम लोगों को ही समझा जाता है ना। साहब बोले अब क्या करें? मैं बोली वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, उस जाड़ी को तो मैं सीधा कर दूंगी। मेम साहब बोली नहीं सकू, वो बहुत बड़े आदमी की वाइफ है। मैं बोली बहुत बड़े आदमी की वाइफ को बड़प्पन भी तो आना चाहिए, फिर अमीर होना बड़प्पन की गारंटी तो नहीं। साली चोर। मैं मेम साहब से बोली आप डरो नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, आपकी चीज़ आपके पास आ जाएगी बस। कहकर मैं बाहर चली गई।
तो क्या देखती हूँ कि ये हॉल में बैठकर लपक लपक के काजू खा रही थी। मैं वही दरवाजे पे खड़ी उसको देख रही। थोड़ी देर बाद डांस का म्यूजिक शुरू हो गया। इसको डांस करने का बड़ा शौक था, ये भी खड़ी हो गई। हमारे एक पड़ोसी है डॉक्टर अग्रवाल साहब, ये उनके साथ डांस करने लगी। डांस करते करते इसका पल्लू ट्विंग। मैंने एकदम मौका देखकर पास की मेज पर रखा हुआ उसका पर्स उठाया और साड़ी के पल्लू के नीचे छुपाकर किचन में ले गई। किचन में जाकर पर्स खोलकर देखा तो उसमें हीरे की अंगूठी। मैंने मेम साहब को झट से बुलाया और बटवा दिखाया तो मेम साहब सक्कू, मैंने कहा बक्कू। मैंने झट उसमें से अंगूठी निकाल कर मेम साहब को दे दी। बटवा बंद किया और हॉल में आ गई। मैंने देखा कि वो जाड़ी अभी भी नाच रही है। मैंने मौका देखकर पर्स वापस वहीं रख दिया। जब पार्टी ख़त्म हुई तो जाड़ी मेरे पास किचन में आई और जाते जाते बोली, जाती सक्कू बाई, बाय बाय सक्कू बाई। बाय बाय की बच्ची बड़ी इतरा रही होगी, सोच रही होगी कि यहाँ से बड़ी कमाई करके जा रही है। घर जाकर पर्स खोलकर देखेगी तब पता चलेगा कि किसी ने इसकी वाट लगा दी। अब जो नाटक आपके सामने पढ़ा जा रहा है उसका नाम है सुमन और सना। ये नाटक मैंने गुजरात राइट्स के बाद लिखा था। गुजरात में बहुत बुरे दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद, अगर आप लोग को याद हो तो। और उसमें काफ़ी शाह आलम रिलीफ कैंप में जाके लोगों ने पनाह ली थी और काफ़ी मुश्किलें हुई थी। तो इसमें एक बच्ची के सहारे पूरा नाटक मैंने किया था, सुमन और सना। आधे नाटक में उसका नाम सुमन है, वो कश्मीर में रहती है, श्रीनगर में, और वहाँ टेररिस्ट्स ने जिस तरह से उनको परेशान किया है पंडितों को, और किस तरह से उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने मार दिए जाते हैं और कैसे वो जम्मू आती है, वो कहानी है। और सेकेंड हाफ में जब वो सना बनती है तब शाह आलम रिलीफ कैंप में पनाह लेती है और किस तरह से उसके आंखों के सामने सब कुछ हुआ था वो बताती है। ये हिस्सा जो है वो शाह आलम रिलीफ कैंप में एक छोटा सा सीन है, जब इन लोगों ने, इनके यहाँ का एक वकील है, उसके ज़रिए अप्लाई किया है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जिसका जो नुकसान हुआ है आप आके फॉर्म भरिए और आपका नुकसान पूरा किया जाएगा। तो ये मुसलमानों का जो टोला है जो शाह आलम रिलीफ कैंप में है, ये एक वकील, इनका अपना वकील है, उसका नाम है शाहिद, वो जाता है और वापस आके इन लोगों से बातचीत करता है। वो ये सीन है। यूसुफ भाई, पूरे 19 लोग लापता है। 19 लोग? किधर से? 6 नरोदा पाटिया से, 8 गुप्ता नगर से और 5 जकरिया मस्जिद से। ठीक है, मैं ये लिस्ट देखता हूँ। शाहिद कहाँ है? आ गया शाहिद। सना के केस का क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों? जज पूछता है सबूत के लिए कोई कागज है, घर का कोई सर्टिफिकेट, इसका बर्थ सर्टिफिकेट, इसके माँ बाप की शादी का कोई सर्टिफिकेट। मेरे पास कोई कागज नहीं है। कहां से लाऊंगा मैं और कहां से लाएगी ये? अच्छा, ये ले, पानी पी ले। टॉप किया था यूसुफ भाई, मैंने टॉप किया था। अखबार में फोटो छपे थे और खाने को मिल रहे जूते। इसलिए नहीं कि मैं खराब वकील हूं, बल्कि इसलिए कि मेरा नाम शाहिद है और मैं इन लोगों के लिए मुकदमे लड़ रहा हूं, वो भी सरकार के खिलाफ। इन मुकदमों का तो पेश होने से पहले ही फैसला हो जाता है। ऐसी नाउम्मीदी की बात मत कर, हौसला रख, हिम्मत रख और ये मत भूल कि तू अनवर भाई रोशनवाला का पोता हूं। वो गांधी जी के बहुत बड़े भक्त थे, अपने जमाने के सबसे बड़े वकील। ये सब खोखली बातें हैं। थोड़ा ठंडा हो जा शाहिद, ठंडा हो जा। अच्छा ये बता, बाकी के केस का क्या हुआ? बाकी के केस ये रहे। ये है 39 केसेस के अर्जीनामे। 5-5 मिनट में एक एक मुकदमा खत्म। किसी को 400, किसी को 700, किसी को 1200। वो सब लोग मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं नालायक तुझे कुछ नहीं आता। मेरे जूनियर्स मुझे समझाने चले आते, कहते हैं सर कहां फंस गए आप, इधर आ जाइए, गोधरा विक्टिम के संबंधियों के केस लड़िए।
अब क्या कर सकते हैं, इन्हीं हालात से हमें लड़ना है। मैं मानता हूँ हमारा मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ हर वक्त हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई इम्तिहान हो। लेकिन क्यों क्यों बार बार हमें ये साबित करना पड़ता है कि हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं? क्योंकि पार्लियामेंट पे अटैक जो होते हैं, और ऐसे कितने हादसे होते हैं कि उंगली हमारी तरफ उठती है। लेकिन अब अगर उंगली हमारी तरफ उठी ना तो उंगली काट देंगे। अगर मरना ही है तो अकेले नहीं, 10 को साथ लेकर मरेंगे। शाबाश, वो तुम्हें मारे तुम उनको मारो, वो तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दें तुम उनके मंदिरों को आग लगा दो। कोई गुरुद्वारा अपवित्र कर देता है तो कोई प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाती है। बदले में हजारों लाखों सिक्कों को मार काट दिया जाता है। मारो मारो, काटो काटो, पूरा देश मरने मारने की कबड्डी खेल रहा है। पार्लियामेंट पर अटैक और ये सब काम जो आप कह रहे हैं, ये हम और आप जैसे लोग नहीं करते। ये काम है दंगाइयों और आतंकवादियों का, और इन लोगों का कोई मजहब नहीं होता। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, कल को नेपाल और हिंदुस्तान में झगड़ा हो जाए और वहां के आतंकवादी यहां आ जाए तो क्या यहां रहने वाले हिंदू एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों उस पलड़े में रखा जाता है? अब बोलो मुख्तार दादा, अब क्यों बोलती बंद हो गई? हलकट, तू चुप कर। शाहिद बेटा, तू तो पढ़ा लिखा है ना, हम लोगों को कितनी उम्मीदें हैं तुझसे। अच्छा एक बात बता, जब मुल्क का बंटवारा हुआ तब तेरा दादा क्यों नहीं चला गया पाकिस्तान? उसने अपनी मर्जी से ये मुल्क चुना था। उस वक्त हालात और थे। तो हालात को बदलो और अपने हक के लिए खड़े हो। अपने हक के लिए खड़ा हूं? आपको कुछ पता भी है? सरकारी वकील को पर अपील 7,000 रुपए और मुझे पर डे 400, यानी दिन में मेरे 25 केस भी हो तो भी 400 रुपया, और उनके अगर 3 केस भी हो जाए तो वो 21,000 रुपये। इतना बड़ा जुल्म, ऐसा भयानक मजाक, वो भी खुल के, इतनी बेशर्मी के साथ। इसमें 1% का झूठ नहीं है। यकीन नहीं आता तो कल आकर देखो कोर्ट में कि क्या होता है मेरे साथ। शाहिद, अब ऐसे छोटे मोटे टेंशन तो चलते ही रहते हैं बेटा। तुम समझते नहीं हो यूसुफ भाई, बात छोटे मोटे टेंशन की नहीं है, बात इज्जत से जीने की है, बात हमारी खुददारी की है। लेकिन बस अब बहुत हो चुका। अब मैं नहीं रहूंगा इस मुल्क में। यह मुल्क हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। तेरे को क्या लगता है उन लोगों का छोकरा लोग बर्बाद नहीं हो रहा है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता, बस। ना शुक्रे, जिस देश ने तुझे बोलना सिखाया उसके बारे में ऐसी बात करता है। जाएगा किधर है? जाएगा किधर? अमेरिका जाएगा? गल्फ कंट्री जाएगा? उधर जाके ऐसा बोल सकेगा तू? चाहे ना बोल पाऊं, वहां जाकर कुछ भी करूंगा। झाड़ू लगाऊंगा, जूठे बर्तन साफ करूंगा, अपने इन डिग्रियों और कागजों को आग लगा दूंगा। झाड़ू पोछा लगाने के लिए डिग्रियों और कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर जाकर पोछा भी लगाऊंगा तो ये तो इत्मीनान रहेगा कि यह गैर मुल्क है, यहां मैं सेकंड सिटीजन हूं। लेकिन अपने ही मुल्क में सेकंड सिटीजन बनकर जीना मुझे मंजूर नहीं। शाहिद, शाहिद, शाहिद कहाँ जा रहा है? शाहिद, शाहिद भाई तो चले गए। अब ये नाटक है जो जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि औरतों पे मैंने सबसे पहले ये प्ले औरतों के लिए लिखा था। इसका नाम है जी जैसी आपकी मर्जी। और ये कैरेक्टर जो है ये बबली है, पंजाब की एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है और वो दिल्ली आके अपने शौहर के साथ रहती है। अपर मिडिल क्लास की कहानी है और किस तरह की जातियाँ उसके साथ होती हैं वो जूही बब्बर प्ले कर रही हैं, आपके सामने पेश है। थोड़ा सा और बता सकती हूँ नाटक के बारे में? हाँ प्लीज़। ओके, बेसिकली इसमें 4 मोनोलॉग हैं और पहला है जिसमें एक बच्ची है और वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती है और लोअर मिडिल क्लास को, और 8-9 साल की बच्ची। फिर आती है वर्षा महाराष्ट्र लड़की दिखाई है हमने, 20-21 साल की मिडिल क्लास फैमिली की।
फिर एज वाइज मेरा वाला आता है, जिसमें ये पंजाबी लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। और एज वाइज लास्ट आता है सुल्ताना, जो ज़रा बड़ी उम्र की है, नॉट टू ओल्ड, से 40-45, और वो भोपाल की है और एकदम ही मतलब लोअर क्लास को बिलोंग करती है। एक्चुअली सुल्ताना का पोर्शन इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग हो रहा था कि ये डिसीजन लिया गया प्ले ओपन होने से कुछ 1-2 दिन पहले ही कि सुल्ताना पे एंड ना करें। ऑल्दो एज के हिसाब से हमने सोचा था सुल्ताना पे एंड करेंगे, इसलिए कहीं सुल्ताना को थर्ड करके मुझे लास्ट बना दिया गया, क्योंकि मेरे वाले में थोड़ा ह्यूमर भी था। और लिटरली ये होता है, मतलब सुल्ताना नेहा करती हैं, बेहतरीन करती हैं और इतना अच्छा करती हैं कि मेरे सिर्फ आने पे ही लोग खुश हो जाते हैं कि जा बाबा तू प्लीज़, इतना तूने रुलाया और इतना तूने हमें गम दिया है कि बस अब हमें चेंज चाहिए। मतलब लिटरली नेहा उस 22 मिनट में इतना हाई इमोशन डिस्प्ले करती है। और एक और बात इस नाटक के बारे में, जो भी हमारे ग्रुप के सीनियर मर्द जिन्होंने ये नाटक देखा, उन्होंने आके मम्मी को कहा ये नाज़र जी बुरा मत मानिए, पर ये आपका नाटक फ्लॉप होगा, बहुत बुरी तरह पिटेगा, क्योंकि मेन इज़ द डोमिनेटिंग रेस और आपने इतना ज़्यादा मर्दों के ख़िलाफ़ इसमें कहा है कि ये नाटक कभी नहीं चल सकता है, ये नहीं हो पाएगा। ये नाटक हमने 2004 में ओपन किया था, 2017 चल रहा है। 2 बातें, एक जो बहुत दुख की है और एक जो कमाल की बात है। कमाल की बात पहले बताती हूँ, वो ये है कि आज तक इसके जब शो होते हैं हाउसफुल जाते हैं और कमाल का होता है हर शो। और जो दुख की बात है वो ये है कि वक्त के साथ ऐसा होना चाहिए जो नाटक प्रेजेंट डे में लिखा जाए वो आगे जाके मौजू नहीं होना चाहिए कि अब वक्त बदल गया है, अब ये नाटक फिट नहीं है। पर दुख की बात यही है कि 2004 से लेकर 2017 आ गया, मगर ये नाटक आज भी वेरी मच एप्लीकेबल है और वेरी मच मौजू। तो बबली के बारे में अभी मैम ने बताया, तो मैं बबली से पहले हर ऐसा है कि मोनोलॉग एक हो रहा है, एक परफॉर्मर स्टेज पर है और जब उसका ख़त्म होने आया है तब दूसरी आती है, और पहली वाली और दूसरी वाली में कुछ 1-1.5 मिनट की कॉन्वर्सेशन होती है और फिर पहली वाली जाती है और फिर ये वाला अपना शुरू करती है। तो क्योंकि मेरे से पहले वाली यहीं बैठी हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपना वाला पार्ट करें और फिर अगर आप वहाँ से शुरू करें कि जेल से वापस आ गई है सुल्ताना और उसको अपनी बच्ची की शादी की फ़िक्र है, वहाँ से शुरू करते हैं और मेरी एंट्री। ठीक है। जब मैं जेल पहुंची तो वहाँ मुझे एक बड़ा भला इंस्पेक्टर मिला। उसने मुझसे कहा, बहन जी शायद आपको ज़्यादा सज़ा ना हो। और वही हुआ, कुछ 1-1.5-2 साल मुकदमा चला और मैं बाइज्जत बरी हो गई। जब मैं घर लौटी तो सब ने मुझसे सकीना की तारीफ़ की। सकीना अब बड़ी हो गई थी, 17 साल की हो गई थी, 12वीं पास कर चुकी थी, वकालत पढ़ना चाहती थी। उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए तो उसने मना कर दिया। कहने लगी, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करूँगी, पढ़ाई करना चाहती हूँ और आपको तो तालीम की कदर करनी चाहिए ना। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो क्या आपके साथ ये सब होता। सही तो कह रही थी। और फिर उसने बहुत सारी शर्तें रख दी कि मैं पढ़े लिखे के लड़के से शादी करूँगी, मैं किसी अनपढ़ लड़के से शादी नहीं करूँगी, और शादी से पहले लड़की और उसके घर वालों को डॉक्टर के पास जाकर ये पता कर लेना चाहिए कि औरत को लड़का होगा या लड़की, ये मर्द की वजह से तय होता है, ना कि औरत की वजह से। बस फिर क्या था, उसके लिए रिश्ते आने बंद हो गए। दिन रात मुझे उसकी शादी की फिक्र सताती रहती है। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा। कैसा लड़का चाहती हो आप? पढ़ा लिखा होगा तो तमीज़दार होगा और मेरी सबिया का भी ख्याल रखेगा। ये क्या बुन रही हो? अब अपने हस्बैंड के लिए स्वेटर। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? नहीं तो अब
ये नमूना मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक घर उल्टा, 2 घर सीधे, 2 घर सीधे, फिर एक घर उल्टा। एक फंदा भी अगर गिर जाए तो पूरा फिर से बुनना पड़ता है। सो तो है। अरे तो उधेड़ दो ऐसे नमूनों को जो तुम्हें इतना परेशान करे। क्या घिसे पिटे नमूनों को लेकर इतना परेशान रहती हो? सत श्री अकाल जी, मैं बबली लुधियाने से। मेरे मम्मी डैडी जी का घर है वहाँ। मैंने लुधियाना यूनिवर्सिटी से बीए किया है। मैंने तो, मेरी एल्डर सिस्टर पिंकी दीदी ने भी। एजुकेशन में हमारे पेरेंट्स ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। प्राइमरी से लेकर बीए फाइनल तक हम बेस्ट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़े हैं। ओनली गर्ल्स, बॉयज नहीं, नेवर। बॉयफ्रेंड्स नेवर एवर जी। कैसा ना, एकदम ऐसा सा माहौल। फिर एक दिन अचानक अनजान आदमी से शादी तय कर देते हैं, अरेंज मैरिज। और उस अनजान आदमी को हक होता है कि वो आपके साथ जो चाहे करे। जैसे ही मैंने अपने बीए के एग्जाम्स खत्म किए ना, मेरे साथ भी वही हुआ जो पिंकी दीदी के साथ हुआ था। मासी जी आ गई। सगी मासी नहीं, हमारी मम्मी की ना के फ्रेंड थी। के पता है? किट्टी एंड कीर्तन। रिश्ते लाना उनका साइड बिजनेस था। जब बात पक्की हो जाती तो वो दोनों पार्टियों से कमीशन नहीं शगन लेती। तो फिर आ गए लड़के वाले, मुझे तैयार श्यार करके मेकअप शेकअप करके समोसे, चाय और पेस्ट्रीज के साथ दिखाया जाता। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अब मासी जी के डायलॉग शुरू। हाय मैं सदके, हाय मैं वारी अपनी बबली ते। भैन जी ते भाई साहब, आई एम टेलिंग यू, साडी बबली ते लखां विच, कह लखां विच, 1 in a million। और मुझे ऐसा लगता जैसे मैं किसी शोरूम में टंगी हुई साड़ी हूं, जिसे देखने के लिए सब लोग ऐसे बेकरार हैं, और सेल्समैन बेचने के लिए, और मैडम ले जाओ, लेटेस्ट आया है, एक ही एक पीस है पूरे शोरूम में, और आप पे तो बहुत सूट भी कर रहा है। छी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो सुना है जब लड़की वाले आते हैं ना, तो जब ये कहते हैं ना लड़की घरेलू है, सुशील है, मतलब कि वो वर्जन है। मेरा भी बड़ा मन होता कि मैं पूछूं, ये जो मुझे देखने आए हैं घरेलू और सुशील हैं? पर इनकी तो न जाने कितनी बार बल्ले बल्ले हो गई होगी, रवि जाने। अब बारी आती है बार्गेनिंग की। जो लड़कियां सर्विस करती है ना, मैंने तो सुना है उनकी पे स्लिप भी चेक करते हैं। छी, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपने डैडी जी से कह दिया, और डैडी जी ने ना मासी जी से कह दिया कि देखो बहन जी, जब कोई बहुत ही चंगा रिश्ता है ना, तब हमारे घर आना। तो एक दिन ना मैं अपनी अलमारी सेट कर रही थी, तो डैडी जी आए। ओ बबली पुत्र, ओ बच्चे मिल गया, ओ मिल गया तेरे लिए लड़का, और राज करेगा मेरा बबली बच्चा। हाँ, फैमिली चंडीगढ़ में रहती है, और वो खुद बड़ी ऊंची कंपनी में बड़ी पोस्ट पर दिल्ली में है। पर डैडी जी दिल्ली, ओ दिल्ली कौन सा, कनाडा में है। 5 घंटे 35 मिनट भी नहीं लगते। शताब्दी में बैठो, कुछ करना भी नहीं पड़ता, शताब्दी अपने आप ही दिल्ली पहुंचा देती है। तो अब मुझे इनसे मिलाया गया, मिस्टर अमनदीप सिंह कोहली। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। एंड आई वॉज वेरी लकी, इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। क्यों ना करते, मैं इनकी दोनों कंडीशन में पूरी जो उतरती थी, एक इंग्लिश स्पीकिंग, दूसरी फेयर एंड गुड लुकिंग। अब ना मैं मिस बबली टंडन से मिसेस बबली अमनदीप कोहली हो गई। अरे शादी तो करा रही है मेरे, ठहरो अभी। हमारी शादी में ना बड़े सारे फंक्शन हुए थे, हल्दी, मेहंदी, सगन, संगीत में तो ऐसी रौनक लगाई थी ना, मेरी चाची मासी ने देखने लायक थी, आई टेल यू। वैसे नहीं, बॉलीवुड ना हमारे ना पंजाबी कल्चर के पीछे ही पड़ गया। सच्ची बता रही हूँ आपको, लड़का चाहे वो चेन्नई का करेगा भांगड़ा, क्यों, भरतनाट्यम कर लो। चलो कोई नहीं, करने तो हमारा कल्चर स्प्रेड हो रहा है ना, इट्स नाइस। और फिर
शादी में एने सारे लोग आए थे, एने सारे लोग आए थे, पूरा पंजाब ही आ गया था। मेरे डैडी के बड़े कंटैक्ट्स है ना, लॉट ऑफ पीपल। और रिसेप्शन में सो मेनी गिफ्ट्स, आई टेल यू, वॉशिंग मशीन, द डाइनिंग सेट्स, द होम थिएटर, यू सेट एंड इट वाज देयर, ऑल ऑफ इट। और मेरा फेवरेट था एक ना गोल्ड वॉचेस का गिफ्ट सेट था। इनके बॉस, इनके मतलब अमन जी के बॉस और उनकी वाइफ मिसेस अनीता कृपलानी, उन्होंने मुझे देखकर इनसे कहा, अमन, यू आर अ लकी मैन, what a pretty wife, that calls for a selfie moment, baby, come. और फिर वेडिंग नाइट। साढ़े 3 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड आए और आकर गिर गए और सो गए। मुझे समझ में आ रहा था क्या करूं। एक तरफ तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर विदाई के टाइम पे मम्मी जी की दी हुई नसीहत, बबली पुत्र, अपने हस्बैंड को हर हाल में खुश रखना। तो मैंने फिर वो टीवी सीरियल्स के हीरोइंस जैसे अपने हस्बैंड को के ना जूते उतारे, उनको ठीक से लिटाया, चादर उड़ाई। तब तक भूख भी इतनी लग गई थी कि कमरे में रखा हुआ दूध भी मैंने खुद ही पी लिया। इतने दिनों का एक्साइटमेंट, इंतजार, और फिर ऐसा, मुझे रोना आने लगा। रोते रोते आंख लग गई। 5:30-6 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड उठ गए और मुझे हिलाकर बोले, कम टू मी बेबी। मैं ज़रा डर गई तो, यू आर शाय, आई लाइक इट। मेरी गर्दन पर हाथ फेरते हुए, वाई यू सो कोल्ड, हमेशा ऐसी ठंडी रहती हो क्या? नॉट अ प्रॉब्लम, अभी गर्म कर देते हैं। कम ऑन, ओपन माई बटन्स, लेट मी शो यू व्हाट अ मैन इज। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तब भी मैंने डरते डरते, तो वर्जन चाहिए थी, पर ऐसी इनएक्सपीरियंस्ड भी नहीं। स्कूल या कॉलेज में सेक्स एजुकेशन नहीं था क्या? और एकदम मेरे सामने वो, तो मुझे कहने लगे, नाउ स्टॉप दिस सती सावित्री एक्ट। मैं कोई रेपिस्ट हूं क्या? हस्बैंड हो तुम्हारा, हस्बैंड, कम ऑन बबले। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसकी याद मेरे दिल पर आज भी हथौड़े की तरह पड़ती है। सुबह उठकर बोले, और बबले, सॉरी डार्लिंग, वो रात को विद दिस फ्रेंड्स एंड ऑल, मैं थोड़ा ड्रंक था, बट आई एम श्योर यू एंजॉयड योरसेल्फ। मैं क्या कहती? क्या दूसरा नाटक है जो मैंने आसाम में आतंकवादियों और मिलिट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर लिखा था। उसका नाम है ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट। उसमें ये 6 पूरी आर्मी की टुकड़ी है जो जाके उल्फा वालों के एक गोदाम पे हमला करती है
और उनको पहले से चूँकि पता चल जाता है किसी तरह, तो वो भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमारे आर्मी वाले काफ़ी सारे उसमें शहीद हो जाते हैं, सिर्फ 6 लोग बच जाते हैं जो भागते हैं, और भागते भागते एक जगह जाके वो बिल्कुल टूट के गिर जाते हैं, इतने थक जाते हैं जंगल में। और वहाँ पे ये सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं कि तब हमें रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। तो ये जब वहाँ पे हैं उस वक्त जो बातें करते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं आपस में इनकी, उसका ये एक छोटा सा सीन है। उसमें एक कंग है, सरदार जी हैं, वो कैप्टन है, कैप्टन कंग, और ये है सूबेदार सॉरी लेफ्टिनेंट हसनैन है, जो मिथिलेश जी कर रहे हैं, हाँ, और हनीफ जी जो है वो उनके जो हेड है मेजर गायकवाड़, ये कर रहे हैं। ये 3 कैरेक्टर्स आप देखेंगे, कंग, कैप्टन कंग, हसनैन और मेजर गायकवाड़। हसनैन, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? वही जो सूबेदार शरद की सुपोर्णा का है, लाल सुर्ख। और मेजर साहब आपका? मेरा भी फेवरेट कलर किसी ज़माने में रेड ही था। अब नहीं है सर? नो, नेवर। क्यों सर? इतना खून जो देख लिया है, चाहे दुश्मन के बदन से निकलते हुए, चाहे अपने साथियों के बदन से। एक वक्त था जब लाल रंग कितना खूबसूरत था, उगते हुए सूरज का लाल रंग, रेशमा के उजले गोरे माथे पर सजा हुआ सिंदूर का लाल रंग, पाँव पर लगे आलते का लाल रंग, हाथ में रची मेहंदी का लाल रंग। अब जैसे वो सब लाल रंग खून में बदल गए। जब पहली बार मैंने किसी को जान से मारा था, श्रीनगर में हम टेररिस्टों के एक जत्थे पर हमला करने गए थे। अचानक हमारे सामने 15-15, 16-16 साल के लड़के खड़े हो गए। जो लड़का सबसे आगे खड़ा था, उसके हाथ में ग्रेनेड था, फिर भी वो डर के मारे थर थर काँप रहा था। आंखों में मौत का भय था, पूरी तरह दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। मैंने देखा, दहशत के मारे उसका पेशाब निकल गया था। मैं सोचने लगा कि इसे कैसे मारूं, कि पीछे से ऑर्डर आया, शूट। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने गोली चला दी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे मुझसे पूछ रही हो कि मुझे क्यों मारा। फिर मुझे ऑर्डर मिला कि उसे चेक करो, कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं। मैंने आगे बढ़कर उसके खून में लथपथ लाश को चेक किया। उसका खून मेरे हाथों में, मेरी आस्तीनों पर, सब जगह लग गया। कितनी ही रातों को मैं सो नहीं सका। अंधेरे में उसकी आंख नजर आती है, लेकिन अब नहीं। अब मैं धड़ से गोली चला देता हूं, बल्कि अब मुझे मारने में मजा आता है, क्योंकि समझ में आ गया है कि मारो नहीं तो मार दिए जाओगे। इसलिए लाल रंग से नफरत हो गई है मुझे। ठीक कहा है सर आपने। दुश्मनों से लड़ना तो एक बात है, और अपने ही देशवासियों से लड़ना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है सर। छोटे छोटे बच्चे टेररिस्ट बन जाते हैं और हमें उनको शूट करने का ऑर्डर मिलता है। पूरी आर्मी की ट्रेनिंग, बहादुरी के इरादे वो इस पे आके खत्म हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चों को भून दें। और अब तो यहां तक ऑर्डर आ जाते हैं कि अगर आतंकवादी सिविलियन के साथ है तो भी मारो, सिविलियंस मर भी जाएं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ऑर्डर्स भी होते हैं सर। ब्लू स्टार ऑपरेशन, कितने सिविलियंस थे वहां पर। लेकिन वहां जो जिस तरह से हालात पैदा किए, मैं मानता हूं सर, मगर क्या किसी भी तरह उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं, ऑर्डर हो गया कि दरबार साहब की ड्यूटी पर अटैक कर दो। अंदर कितनी फायरिंग हुई और उस गुस्सा और अपमान का नतीजा सब जानते हैं। उसके बाद 84 के दंगे, क्या क्या जुल्म नहीं हुए सर। कितने सारे सवाल जिनके जवाब नहीं मिल पाते, और जिन सवालों को अपने जवाब नहीं मिलते वो फिर हाथों में बंदूक उठा के जवाब ढूंढने लगते हैं। व्हाट रॉबिश! तुम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हो
ये पूरी दुनिया जो आज इस आतंकवाद के कगार पे खड़ी है वो कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है। आर्मी में रहकर तुम ऐसी बातें करते हो। आई एम शॉक्ड। सॉरी सर, लेकिन आर्मी में है तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक जान की कीमत जानते। हम खुद सर पर कफन बांध कर निकलते। दूसरों की जान बचाने के लिए हम अपनी जान दांव पर लगा देते। सिर्फ आर्मी में है इसलिए हमसे यह सवाल पूछने का अधिकार क्यों छीन जाता है कि आज विश्व के एक दो बड़े राष्ट्र पूरे विश्व को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्यों यूनाइटेड नेशन कभी अमेरिका से यह पूछने की हिम्मत कर सकता है कि उसने विश्व की शांति को कितना नुकसान पहुंचाया है? मुट्ठी भर पॉलिटिशियन पूरे देश की सुरक्षा को छीन भी क्यों कर देते हैं? आज पूरी दुनिया में ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए? इंसान की जान इतनी सस्ती क्यों हो गई है कि हर देश में आतंकवाद सर उठा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा है हसनैन सर। जिससे हम सहमत हो वो क्रांति हो जाती है, नहीं तो आतंकवाद विद्रोह हो जाता है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे भारतीयों की नजर में, और अंग्रेजों ने उस वक्त उनको आतंकवादी कहा था, खूनी कहा था। आज जब एक बच्चा बंदूक उठाता है तो उसको शूट कर देना मेरी ड्यूटी है, लेकिन उस बच्चे ने बंदूक क्यों उठाई इसको समझना मेरा काम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आर्मी में हूं। व्हाट एम आई, अ डैम किलिंग मशीन? आखिर आर्मी वालों का भी एक दिल होता है सर, सोचने समझने वाला दिमाग होता है, या कि हम लोग सिर्फ पपेट्स या फिर जस्ट हुक्म के गुलाम? सॉरी सर, हम आपको अपसेट करना नहीं चाहते थे सर। इट्स ओके बॉयज। वैसे तुम लोगों की बातें भी गलत नहीं हैं, लेकिन एक बात मैं भी तुम लोगों से कहना चाहता हूँ कि ना तो तुम सिर्फ एक किलिंग मशीन हो, ना ही हुक्म के गुलाम। तुम भारत के सेना की एक ज़रूरी इकाई हो, और याद रहे कि भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुम लोग 3 साल एनडीए करते हो और फिर आईएमए। पूरे 4 साल बाद भारतीय सेना तुम्हें इस वर्दी के योग्य समझती है और देश की रक्षा के लिए तुम्हें हथियार सौंपती है। यह हथियार नहीं, हमारे देश की शान है, आन है, जो तुम्हें सौंप दी जाती है। इसके बाद ऑर्डर सुनना और उसको अंजाम देना तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है। ज़रा सोचो, अगर दुश्मन हम पे हमला कर दे और उस वक्त हमारी सेना के जवान और अफसर अपने सीओ से सवाल पूछने लगे तो क्या होगा? इंडियन आर्मी इस देश का एक महान इंस्टीट्यूशन है, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, और उसका कारण न्यूक्लियर वेपन्स, टैंक्स, मशीन गन्स, हेलीकॉप्टर्स या फाइटर प्लेन्स नहीं, बल्कि आप हैं। चारों तरफ देश में जहां हजारों तरह की समस्याएं हैं, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, वहाँ इंडियन आर्मी एक ध्रुव तारे की तरह चमकती है। देश का और देश की जनता का हमारे ऊपर विश्वास है। इसीलिए तो देश में कहीं दंगे फसाद हो जाए या जब कहीं बाढ़ आ जाए और स्थिति लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के बाहर हो जाए तो सेना को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबका विश्वास होता है कि सेना आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, और उसका कारण आप लोग हैं, आप लोग। और ये इज्जत और ये मान सेना का आपकी वजह से है, आपके अनुशासन की वजह से है। आप में से एक एक का आर्मी के प्रति 100% डेडिकेशन और अपने कमांडिंग ऑफिसर के लिए विश्वास, यही सबसे बड़ी ताकत है। राइट? सो गुड। नाउ रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड. We may have still tougher times ahead. Vishram. हमारे पास अभी बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सेशन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ आप जाना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। और वैसे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा नाटक के हिस्से सुना के,
लेकिन जाहिर है पूरा नाटक नहीं आपने सुना और ना देखा, तो पता नहीं इतने छोटे छोटे नाटक के हिस्से सुन के आपको कैसा लगा, या आप कितने अप्रिशिएट। अगर आप कुछ सवाल आपके हैं जो आप पूछना चाहते हैं, आप हमसे या जूही से, हनीफ से, किसी से भी, मिथिलेश से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो एक 10-5 मिनट हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले तो आपकी बात और आपकी जर्नी सुन के ऐसे लगा मानिए जैसे खुद मेरी माँ एक ऐसा किस्सा सुना रही हैं जो अनसुना था, जो था वहाँ पर, जो हमने सुना नहीं। अच्छा। और हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं लेकिन थिएटर एंथुसियास्ट हैं सारे के सारे और चाहते हैं ज्वाइन करना या सीखना। तो आप क्या हिदायत देना चाहेंगे हमें सबसे पहले कि किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जब आप शुरू में लर्न करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं या आप जब कैरेक्टर स्टडी कर रहे होते हैं, और किन चीज़ों को आगे अचीव करने के लिए आपको ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए? आप थिएटर कितनी सीरियसली करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूं ही कर रहे हैं हंसी मजाक में, चलो थिएटर कर लेते हैं, एक प्ले कर लेते हैं, एक तजुर्बा हो जाएगा, तो आप कोई भी हल्का फुल्का नाटक जो ज़रा आसानी से हो, वो इस तरह का नाटक कर सकते हैं। और पैसे जाहिर है उसके लिए तैयार रहें कि बहुत पैसे आप इसमें से नहीं कमा पाएंगे, शायद थोड़ा बहुत कमाएं अगर नाटक चल जाए तो। बाकी नाटक क्यों करना चाहते हैं उसकी वजह आपको अपने अंदर खुद खोजनी पड़ेगी। नाटक करने के लिए कर रहे हैं, अच्छा नाटक करें, अच्छे नाटक करने चाहिए, या नाटक करने से हमारे समाज पे कितना फ़र्क पड़ता है वो भी हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं समझती हूँ। मैडम, नादरा जी, राज बब्बर ने भी कोई प्ले किया है? राज बब्बर जी ने प्लेस बहुत किए हैं, उन्होंने स्कूल ऑफ ड्रामा से ही ग्रेजुएशन किया है और हमारे साथ भी उन्होंने नाटक किए हैं, बहुत सारे किए हैं। अगर आपने दिल्ली थिएटर कभी देखा हो, शीला भाटिया के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है, अलकाजी साहब के साथ बहुत काम किया है, और फिर मेरे साथ बहुत सारा काम किया है। ओके, बस हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम ये एक सवाल उनका है, आखिर, वो सुन लीजिए। आखिरी हाँ, सवाल। हाँ। इतनी सारी प्रतिभाओं को आप जीते हैं। प्रतिभा ही ना एक बीएसएफ का जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है और उसके प्रश्न है जो जिन धंधों से वो गुजर रहा है। बहुत से किरदारों को प्ले करते करते मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट पहले उसे आत्मसात करता है, उसमें जीता है, कई महीनों तक रिहर्सल करता है और फिर अचानक से दूसरे किरदार की तरफ बढ़ जाता है। सामने कैरियर खड़ा है, जो कैरियर उसको ये अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना है, किस फास्ट पेस से मुंबई की लाइफ से आप हैं, यहाँ दिल्ली की लाइफ भी कोई बहुत अलग नहीं है। चाहे वो थिएटर से जुड़ा हो, चाहे मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, तो मेरी ज़िंदगी भी उससे बहुत अलग नहीं है। रोज़ अलग एक्सप्रेशंस, लोग रोज़ अलग ज़िंदगियाँ हम जीते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो दो चीज़ें आपके सामने होती हैं। एक तो आप कैरियर की तरफ भागते हैं और अपने आप को सेटल कर लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो ज़िंदगी आपने जी, जो आपकी सफलताएं आपके साथ हैं, आप उसे एंजॉय करने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा है जिन किरदारों को आप जी रहे हैं, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन चीज़ों से आप मुखातिब हो रहे हैं रोज़, इन किरदारों को जीते जीते, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुगबुगाहट आपके मन में पैदा करती हैं। और आपको, क्योंकि आप, सवाल क्या है? सवाल ये है कि इन दोनों की चीज़ों के बीच में कैसे आप तालमेल बिठाते हैं, या आपको क्या वो प्रश्न जो इन किरदारों के थ्रू आप तक पहुंचते हैं आपको कहीं कुछ सोचने पर या कहीं कुछ करने को भी मजबूर करते हैं, या हमारा कैरियर जो है सामने वो इन पर भारी पड़ता है? ये मेरा सवाल है। अपना करियर और कैरेक्टर की बात कर रहे हो ना, कि कोई कैरेक्टर हम पे कितना हावी होता है, यही सवाल है ना? हाँ, उन एक तरफ कैरियर हाँ सामने पुकार रहा है कि जी और आगे बढ़, सफलता की तरफ चल। दूसरा वो किरदार कहीं ना कहीं आपके बीच में सिमटता है जब आप इतने महीनों उसके साथ जीते हो। तो इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल बढ़ाते हैं, आगे कैसे जिंदगी आप देखते हैं इसकी तरफ? वैसे ही देखते हैं जैसे आप देख रहे हैं। आप, हाँ, आपने कहा सरकारी नौकरी करते हैं, वहाँ जाके ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ एक ही काम करते होंगे। हर दिन आपके लिए एक मतलब कुछ ना कुछ तो अलग होता ही होगा। तो जैसे आप करते हो वैसे हम भी करते हैं।
अब ये बात सच है कि जब कोई कैरेक्टर, हमें कोई कैरेक्टर दिया जाता है और वो आत्मसात की बात, बहुत तकलीफ होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक कलाकार के लिए, स्टेज कलाकार के, मतलब कलाकार कोई भी हो, कि आप पहले मरो तो आप फिर से पैदा होगे। तो पहले मरना पड़ता है, कोई भी कैरेक्टर हो। जैसे ऑपरेशन क्लाउडबर्ग, आप सुमन और सना, ये सारे कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हैं और वो हम नहीं है, मतलब वो मैं नहीं हूँ, मुझे उसमें जाना पड़ता है। तो उसमें जाने की जो जर्नी होती है वो एक तकलीफ दे होती है, बिल्कुल सच बात है, हमें तकलीफ देती है, पर हम करके खुश हो जाते हैं क्योंकि ये काम है, मज़ा आता है। और दूसरी बात यह है कि हम अपने करियर को जो एक फोकस कि यार हमें कुछ करना है अपनी निजी ज़िंदगी में, हमें आगे बढ़ना है, तो वो ऐसी तकलीफ़ है जैसे आम लोग, उनकी अपनी तकलीफ़, अपनी खुशियाँ, वैसे ही हम भी देखते हैं। आपको एक नौकरी मिल गई, आप नौकरी कर रहे हो, हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं और रोज़ ढूंढते हैं, तो उसकी एक अलग जर्नी। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इतनी सब्र और मोहब्बत से और अगर थिएटर के बारे में इतने अच्छे सीरियस सवाल हैं और ऐसी चीज़ें हैं, तो जब चाहें आप एक थिएटर की वर्कशॉप 2-3 दिन की रख सकते हैं और हम लोग आ सकते हैं और आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और सबका शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जी, शुक्रिया, मेहरबानी।